हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आप लोग तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम सुना ही होगा, उसको पढ़ चुके होंगे आप लोग। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही आज एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। एक शॉर्ट टर्म उसको देखेंगे, चैप्टर के अंदर क्या क्या है पूरा समराइज़ करके देखेंगे उसको, ठीक है। इससे आपको एक चैप्टर का आइडिया लग जाएगा, और अगर आप पहले से पढ़ करके बैठे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तो उससे आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रो अब देखो, यूनिवर्स में ना अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो अगर होती है, कोई भी रिएक्शंस होती है, या कोई भी अगर कह लो कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस एनर्जी के सराउंडिंग घूमती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सन के सराउंड अगर हमारी अर्थ मूव हो रही है, तो अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो भी ग्रेविटी की वजह से हो रही है। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वहाँ भी एक एनर्जी का टर्म आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एटम्स है, तो एटम में न्यूक्लियस के सराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व होते हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक रेडिएशंस को एमिट करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि एवरीथिंग, अगर कुछ भी चीज़ चल रही है, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी अगर हम बात करें, हम खाना खाते हैं, तो खाना क्यों खाते हैं? तो खाना खाते हैं हमको एनर्जी गेन करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी क्यों चाहिए, तो एनर्जी चाहिए हमें काम करने के लिए। यानी अगर हम बात करें काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और आइंस्टाइन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि मतलब एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन चेंज फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर ब्रेक करूँ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के, तो आप जानते हो, सभी लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। कौन कौन सा? एक होगा आपका इलेक्ट्रो और दूसरा होगा आपका केमिस्ट्री। ये तो सबको पता होगा, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, ठीक है। अब अगर मैं इसी को लिखने जा रहा हूँ एनर्जी के टर्म में, तो कैसे लिखूंगा? अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रो वर्ड, ये कहाँ से आया होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रो वर्ड आया होगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं केमिस्ट्री की, तो ये कहाँ से आया होगा? तो ये वर्ड आया होगा हमारा केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी, ठीक है। कहने को तो मैं बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत ही सिंपल लग रहा है कि मैंने इस वो दो वर्ड को तोड़ दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ मुझे बस सर दो ही एनर्जी के बारे में पढ़ना है, बट एक्चुअल में ये पूरी चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी दो एनर्जी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में मेनली पढ़ते हैं दो सेल्स के बारे में, आप लोगों ने सुन रखा होगा पहले से ही। कौन कौन सी सेल? तो पहली सेल है हमारी, वो है गैल्वेनिक सेल, है ना, गैल्वेनिक सेल। और दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इन दोनों के बारे में आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होती है, एनर्जी का टर्म किस में कैसे कन्वर्ट होता है। और अगर मैं बात करूँ ना आपको, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है, ये एक्चुअल में हमको इन्हीं एनर्जी का आपस में कन्वर्टर दिखेगा, ऐसा कुछ कन्वर्जन दिखेगा। मतलब दो सेल्स के मैंने लिखा है यहाँ पर, एक आपका लिखा मैंने गैल्वेनिक और दूसरा इलेक्ट्रो। दोनों गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों क्या करते हैं, इनका काम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर दोनों का काम सेम होता है? नहीं, अगर एक इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा होगा तो दूसरा केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम देखने वाले अभी यहाँ पर देखिए, बताते हैं आपको, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में ना मैंने यहाँ तक जो है कि सपोज कीजिए कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, दिख रहा है, कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन ले लिया। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पर एक जिंक रॉड को डीप कर दिया। ये सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक जिंक रॉड को डीप किया, ये, ठीक है, जिंक रॉड। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर होंगी, ठीक है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ाया गया था हम लोगों को, केमिकल रिएक्शंस का क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया गया था कि अगर कोई भी नया कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर होगा, कोई भी दो रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्ट करते हैं और नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं,
तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, चेंज हीट में दिखेगा, टेम्परेचर में दिख सकता है हमको, कलर चेंज दिख सकता है हमको, स्टेट चेंज दिख सकता है हमको। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी। इवोल्यूशन ऑफ गैस सबसे पहली थी वहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन है, तो ये सब कुछ चेंजेस हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्लास 7-8 के बच्चे को पूछूँ बुला करके 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद ऐसे सेटअप बैठा दूँ मैं, कॉपर सल्फेट लूँ और उसके बाद जो उसमें जिंक रॉड को डीप कर दूँ, और उसके बाद अगर मैं पूछूँ उस बच्चे से कि बेटा बताओ उसमें कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं, तो अगर वो बच्चा इसको छुएगा, इस बीकर को अगर हाथ लगाएगा, तो वो भी कह देगा जी यहाँ पर जो है कि बीकर जो है हल्की हल्की गर्म हो गई है, हीट हो गई है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट यहाँ पर क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, या कह सकते हैं हीट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हीट जनरेट हो रही है तो हीट निकल रही है। अब ये जो हीट है, डेल्टा हीट, ये क्या है, एक टाइप का फॉर्म ही तो है, कौन सा, केमिकल एनर्जी का। क्यों, एक टाइप का फॉर्म हो गया किसका, केमिकल एनर्जी। ओके, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे इस रिएक्शन में क्या कुछ करना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे जवाब यहाँ पर होगा नहीं, हमें इस रिएक्शन में यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ये रिएक्शन हमारा ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक सिर्फ सेटअप बैठाया जिसमें कॉपर सल्फेट को मैंने सॉल्यूशन लिया, उसमें एक जिंक रॉड को मैंने डीप कर दिया। जिंक रॉड को डीप करने के बाद मैंने कुछ देर बाद ये पाया कि बीकर क्या हो गई है, गर्म हो गई है। अब बीकर गर्म हो गई है तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा। अब क्या रिएक्शन हुआ होगा आप जानते हो, लेकिन मतलब अगर बिगिनर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैं बता रहा हूँ मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ होगा, क्या हुआ होगा पता नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये रिएक्शन खुद से हुई है। तो अगर जो रिएक्शन खुद से होती है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब अगर हम बात करें, आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो हमको पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसकी चेंज वैल्यू होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव। यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। कोई भी रिएक्शन अगर यूनिवर्स में ऑटोमेटिक हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, तो उसके लिए हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक तरफ ये जो रिएक्शन था जो स्पॉन्टेनियस थी, खुद से हो रही थी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेता हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मैंने NaCl को लिया। ओके, NaCl लिया और NaCl को ले करके मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं गर्म कर रहा हूँ करते जा रहा हूँ, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि मुझे क्या पता है NaCl क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड की बॉन्ड क्या होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो हम क्या करें, उसका काफ़ी हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करेंगे। क्या होगा, क्या हीट करने पर कुछ नया चेंज होगा? जैसे अगर बात करें तो जवाब नहीं। अगर मैं उसको हीट करूँगा तो हाँ, ये हो सकता है कि Na जो होगा एक्वस फॉर्म में, और क्लोरीन जो होगा एक्वस फॉर्म में जो होगा हमको मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अपने आयनों में वो टूट जाएंगे, अपने आयनों में वो टूट जाएंगे। क्या ये टूटने के बाद क्या कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा हमको? जवाब नहीं, हमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर वापस से इसको अगर हम कूल करेंगे, अगर वापस से कूल करेंगे तो हमको वही NaCl फिर से मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने NaCl यहाँ पे लिखा हुआ है, इस NaCl को बोलते हैं मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl। आपने देखा पिछले वाले रिएक्शंस में मैंने कुछ नहीं किया, पिछली रिएक्शन में मैंने कुछ नहीं किया, मतलब एज सच जो भी था पूरा का पूरा मैंने ऐसा सेटअप बैठा दिया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई, इवॉल्व होने लग गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ आपको, यहाँ पर मैंने इसको हीट किया, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, फिर भी कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या हो, मतलब अगर हम इसका इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहा हूँ। तो मैंने लिया था क्या, NaCl लिया था। ठीक है, तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। सपोज कीजिए कि ये लिया मैंने NaCl, Na+ और Cl-। मैंने एक सेटअप बैठाया इस तरीके से करके ऐसे, और यहाँ पे मैंने एक 2 रॉड्स ले ली। ठीक है, ध्यान रहे रॉड्स हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो रिएक्टिव ना हो, नॉन रिएक्टिव टाइप का हो। ठीक है, रिएक्टिव ना हो, नॉन रिएक्टिव हो। अब क्या करेंगे इसको, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये हमने जो NaCl लिया हुआ है, ये NaCl जो हमने लिया हुआ है वो जो है मोल्टेन है। कैसा है, मोल्टेन। ठीक है, काफ़ी हीट के बाद, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ था, प्रोडक्ट नहीं बना था। अब क्या होगा, हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सेल से कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव, क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम होगा हमारा एनोड।
एनोड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे कैथोड, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये नेगेटिव है, इसको ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया अंदर की साइड में, ठीक। अब बताइए यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो हमारा आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, सोडियम या फिर क्लोरीन। तो जवाब सीधी सी बात है, ये नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे, सोडियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम इस इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी कि सोडियम का मूवमेंट इधर की तरफ होगा, ठीक है। और सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के Na में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन जो हुई, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, कन्वर्ट हो गया हमारा Na में, क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो Na सॉलिड होगा हमारा, ये एक्वस था, ये एक्वस था, और ये क्या हो गया, सॉलिड। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जब ये एक Na निकल जाएगा तो क्लोरीन की आयंस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर पूरा अगर मतलब सॉल्यूशन लिया जो इलेक्ट्रोलिक न्यूट्रल है, उसमें से अगर एक Na+ निकल गया तो क्लोरीन आयन जो होगी एक्स्ट्रा बच गई। अब ये क्लोराइड आयन क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में ही एक इलेक्ट्रॉन दे करके मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा इधर की तरफ में, ठीक है, दैट इज एनोड की ओर। तो होगा क्या, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, Cl- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, आप सब जानते हो क्या कि क्लोरीन सिंगल एटम के फॉर्म में तो रहता नहीं, एग्जिस्ट करता नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, ये कर देंगे Cl2, और Cl2 क्या है, ये गैस है। अब इसको देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर Cl- है, यहाँ पर Cl2 हो गया, क्या करेंगे, इसको कर देंगे 1/2, ठीक है, अब बैलेंस हो गया। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे Cl, 1 Cl माइनस यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी रिएक्शन कहाँ कहाँ पर हुई है, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन जो लिया है वो कहाँ लिया है, कैथोड पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑन कैथोड। ये रिएक्शन कहाँ पर हुई है, ये रिएक्शन हुई है कैथोड पे, ठीक है। और ये रिएक्शन कहाँ पर हुई है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एट एनोड, ये हो गया आपका एनोड, ठीक है। ये रिएक्शन एनोड पर हुई है, कैथोड एनोड। अच्छा, कैथोड पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, तो Na ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गेन हमें क्या पता है, हमें पता है क्या, लॉस और गेन का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, क्या बोलते हैं उसको, ऑयल रिग, ऑयल रिग। इससे क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन, L फॉर लॉस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन का होता है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है। तो यहाँ पर सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है रिडक्शन, ठीक है, यहाँ हुआ रिडक्शन। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिडक्शन को ऐसे भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सोडियम का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +1 है, तो ये क्या हुआ है, 0 से +1 डिक्रीज हुआ है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। और डिक्रीज हुई तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज हुई तो बोलेंगे उसको रिडक्शन हो गया है, ठीक है, रिडक्शन। अच्छा, दूसरी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो लॉस किया तो क्या बोलेंगे इसको, लॉस क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, क्लोरीन का यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कितना है 0, तो -1 से कहाँ गया आपका, -1 से गया 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो हम कह सकते हैं क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर इतनी पॉइंट, ठीक है। अब अगर आपको मैं बता दूं, इस पूरे चैप्टर में, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा कैथोड पर क्या होने वाला है, रिडक्शन। इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में क्या होने वाला है, यहाँ पर रिडक्शन। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, क्या चीज़, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। कैसे याद करोगे, तो जैसे मैंने याद किया वैसे आप भी याद कर लो। मैंने इसको याद किया हिंदी का एक वर्ड कराओ, ऐसे करके, ठीक है, कराओ। अब इस कराओ को अंग्रेजी में आप लिख सकते हो चाहो तो, कैसे लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे ऐसे करके, सॉरी, इसको आप ऐसे याद करोगे, कराओ का C और इसके बाद फिर RAO, कराओ। अब अगर मैं बात करूँ C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन, कैथोड पर होता है क्या, रिडक्शन, A फॉर होता है एनोड, और O फॉर ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आप इसको ऐसे याद कर लो, कराओ, क्योंकि हर जगह यूज यही होने वाला है। हाँ, जो बदलने वाला है वो ये बदलेगा कि जहाँ पर एनोड की साइन हमारी पॉजिटिव दिख रही है, वहीं पर अगर बात करें गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल में अगर बोले तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, आप लोग जानते हो अच्छे से। फिलहाल इस पूरे सेल्स का नाम क्या देते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल,
क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब ये हो गया आपका पूरा सिस्टम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो हम रिएक्शन लिखे हुए हैं इन दोनों रिएक्शंस को बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या हुआ था, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ था ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब अगर मैं बात करूँ दो हाफ सेल्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाएगा। जब जोड़ के देखो क्या मिलेगा हमको, तो ये नेगेटिव आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उधर कट जाएगा। RHS में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा हमको Na प्लस हाफ Cl2 गैस। ये Na क्या है, सॉलिड, और ये दोनों क्या थे, एक्वस थे, आपको पता है। जरा ध्यान से देखिए, हमने इसी रिएक्शन को हमने क्या किया था, यहाँ पे हीट किया था, किसको, NaCl को, और जब हमने हीट किया था क्या हो गया, टूट गया था और ये मॉल्टेन फॉर्म में रह गया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमने कूल किया था तो वापस हमको ये मिल गया था। कोई भी नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, कोई मतलब नया प्रोडक्ट नहीं बना था, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने इस मॉल्टेन NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, हमने कैथोड एनोड आकर किया, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम और क्लोरीन गैस हमको आराम से मिल गई। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं हम लोग आपसे कि क्लोरीन गैस किस पर मिली आपको, कैथोड पर कि एनोड पर। तो देखो ध्यान से, क्लोरीन गैस हमें कहाँ मिली थी, कैथोड पर। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन गैस हमें हमेशा कैथोड पर ही मिलेगी। और अगर बात करें रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर, रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर। इतना क्लियर है। तो अगर बात करें यहाँ पर, अब ये पूरा नेटवर्क क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए पिछले वाली में यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट में जब जिंक रॉड को डीप किया था तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो रही थी और हीट एनर्जी को यहाँ पर इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, जिसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हीट एनर्जी क्या थी, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और ये रिएक्शन खुद से हुई थी, इसे क्या बोले, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वहीं अगर बात करें दूसरे रिएक्शंस की, तो दूसरे रिएक्शन में हमको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया इसको, तो ये क्या हो गया, पूरा रिएक्शन हमारा परफॉर्म हो गया, और रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिल रही है, हमें लास्ट में मिल रही है स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी इसको, और फिर एंड में क्या मिला हमको, केमिकल एनर्जी मिली। ठीक है, ये इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी है, यानी ये रिएक्शन खुद से तो हो नहीं रहा था। जैसे क्या बोलेंगे, इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक क्लास 11th का, तो वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। अब ध्यान से देख पा रहे हो क्या हो रहा है। अगर हम एक इमेजिनेशन करो कि जो पिछली वाली यहाँ पर रिएक्शंस हमने कराई थी, पिछली जो रिएक्शंस यहाँ पे कराई थी, ये वाली, इस रिएक्शन में क्या हो रही थी, केमिकल एनर्जी मिल रही थी। क्या हो अगर हम इस केमिकल एनर्जी को स्टोर कर ले, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, क्या हो अगर इस केमिकल एनर्जी को स्टोर कर ले, इसको यूज़ कर ले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर यही केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो जाएगी किसी तरीके से, किसी सेल के द्वारा, तो फिर जो ये रिएक्शन हमारी हुई है ये वाली, इस रिएक्शन को हम उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करा सकते हैं। और वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कराने के बाद हमें लास्ट में क्या मिल रही है, केमिकल मिल जा रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जा रही है। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, स्पॉन्टेनियस पे। ठीक है, मतलब इन दोनों का आपस में क्या है, रिलेशंस हो गया। तो अगर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो पीछे वाली सेटअप थी आपकी यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ये जो पूरी सेल बैठेगी आपकी, ये गैल्वेनिक सेल होगी। ठीक है, फिलहाल अगर आपको पता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्शन क्या हो रही है। यहाँ पर रिएक्शन हो रही है हमारी जिंक रॉड को जब हमने डीप किया कॉपर सल्फेट में, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही है, जिंक कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा +2 में, और ये हाँ जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिंक हमारा कन्वर्ट हो रहा है +2 में, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर Zn +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे Zn SO4, और यहाँ से कॉपर क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो जा रही है। ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन यहाँ पर हो रहा होगा।
आपको साफ साफ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है, कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। यहाँ पर क्या है, कॉपर का +2 है और यहाँ पे क्या है, जिंक का +2 है। देखो जिंक कहाँ गया, जिंक +2 में, और कॉपर +2 से कहाँ चला गया, कॉपर में। तो इस तरीके से कर सकते हैं क्या, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लिया रिडक्शन और जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर कि सर कॉपर का रिडक्शन क्यों हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर, अगर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखेंगे तो जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होती है वो कॉपर की कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा कैसे होती है, तो ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने उनका पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाया हमने, उसको रूम टेम्परेचर पर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में सापेक्ष बनाया, उसको हमने मतलब कंपैरिजन करके विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर आप लोगों ने चैप्टर को रीड कर लिया होगा तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो वो सब खैर अभी डिस्कस नहीं करना हमको यहाँ पे। फिलहाल हमारे चैप्टर का मतलब मोटो इतना था कि आपको चैप्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने देखा कि सेल्स कितनी प्रकार की होंगी, तो होंगी आपकी 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक गैल्वेनिक, एक होगी इलेक्ट्रोलाइटिक। लिखते हैं कौन कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरी हो गई हमारी गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कैसे लिख सकते हैं, EC, ऐसे क्या लिखेंगे, GC, ठीक है। अब इसको याद मैंने कैसे किया, अभी याद कर लो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बोलते हैं E to C, तो उसको आप ऐसे लिख लो E to C, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। E फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, C फॉर केमिकल एनर्जी, ऐसे ट्रिक से याद कर लो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल मैंने ये लिखवाया है कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं इसको और कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर, और जो हमको यहाँ पर गैल्वेनिक सेल होगा इसको उल्टा कर दो, केमिकल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हमको 2 टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कौन कौन सी, एक इलेक्ट्रोलाइटिक, एक गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करती है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करती है, और गैल्वेनिक क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस कई सारा मिल गया यहाँ पे, तो कुछ रिमेंबर कर लेते क्या डिफरेंस मिला हमको। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शंस थी वो नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की थी, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई एनर्जी एक्सटर्नली देनी पड़ती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको इस रिएक्शन के बारे में, गैल्वेनिक है तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है ये स्पॉन्टेनियस हो रही है। यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, वहाँ क्या थी वैल्यू, पॉजिटिव। तो मतलब ये डिफरेंस हो गया यहाँ पे, एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस। एक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, और वहाँ पर 2 आपकी रॉड ली जाती है, मतलब दोनों सेल का सेटअप अलग अलग होता है। तो कुछ डिफरेंस यहाँ से पॉइंट निकल जाएंगे, मेरे ख्याल से 4 या 5 की पॉइंट्स डिफरेंस आपका मिल जाएगा यहाँ पे। फिलहाल अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह डिराइव करना होता है, कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, तो इन सबका फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है तो कर लीजिए फिलहाल। इसको नोट कर लीजिए। आप ना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको नोट कर लेना अगर आपको लगता है कि नोट करना चाहिए तो, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़े, ओके। देखिए अब अगर मैं बात करूँ ना, एक अच्छा वर्ड आता है कंडक्टेंस। पहली बात तो मैं बात कर लूँ कंडक्टेंस होता क्या है। तो कंडक्टेंस क्या होती है, तो कंडक्टेंस को बोलते हैं ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है।
ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईज का मतलब क्या होता है, आसानी से, मतलब ईजिली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया ना, ये यहाँ पर ये जो सेटअप यहाँ बैठ रही है, यहाँ पर ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो कर रही होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है इन आयनों की वजह से। जो यहाँ पर आयन्स दिख रहे हैं आपको, इन आयनों की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, अगर क्या हो, अगर हम इस सेटअप को बैठाएं यहाँ पर और इस सोल्यूशन को बीच से अगर हटा दें, ठीक है, अगर मैं आयंस को ना रखूं तो क्या होगा, मैंने बैटरी लगाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन्स के आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। यानी कह सकते एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, रिएक्शंस रुक जाएंगी जब तक अगर ये आयन नहीं होगा। अगर ये आयन होंगे तो ये आयंस क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा रहे हैं। तो अगर हम पूछें यहाँ पर कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट पूरे सेटअप में अगर फ्लो हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, तो हो रही है इन आयंस की वजह से। अब ये आयंस की चार्ज क्या होगी, ठीक है, इन आयंस की मोबिलिटी की कैसी होगी, ट्रांसपोर्ट नंबर कितना होगा, इस पर डिपेंड करेगा फिर ये कि कितना इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा पाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको शो करते हैं कैपिटल जी से, आपकी बुक में जैसे दिया होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी एक टर्म ना हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या चीज़, रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप लोग क्लास 10th की फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आप लोग का पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है रुकावटें डालती है, हमारे करंट में रुकावटें भी डालती हैं, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो यहाँ पर जो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जो रुकावटें पैदा करेंगे जो चीज़ें, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसको शो करते किससे, आर से। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंडक्टेंस का, आर का रिलेशन कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड आर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इनका रिलेशन आपको पता है कैसा होता है, इन्वर्सली होता है, जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, तो आप क्या कहोगे, आपको पता है पहले से साइमन होती है, लेकिन कैसे आएगी, देखो यहाँ पे 1 अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, तो इसको बोल सकते हैं 1/ओम, या इसी को लिख सकते हैं क्या, ओम इनवर्स। और आपको बता दें 1/ओम या ओम इनवर्स को ही यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे साइमन के बारे में, साइमन। ठीक है, एक नया वर्ड है आपका जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। तो अगर पूछे आपसे कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो बोलेंगे क्या, साइमन। ठीक है, ये तो यहाँ पे कंडक्टेंस की यूनिट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक होती है हमारी कप्पा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, उसको बोलते थे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और उसको डिनोट किससे करते थे, डिनोट करते थे रो से। ठीक, और अगर बात करें कंडक्टेंस की क्या होगी, तो यहाँ प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। वर्ड देखो सेम सेम है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी, और इसको यहाँ पर शो करते हैं के से, इसको बोलते हैं कप्पा। ठीक है, तो कप्पा का रिलेशन कैसा होगा अगर बात करें यहाँ पे, तो जैसे रेजिस्टेंस के अगर रिलेशन निकालते हैं, क्या था, रेजिस्टेंस का आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, यहाँ लिख रहे हैं, आर इज इक्वल टू था रो L/A। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल। ठीक है, ये रिलेशन था इसका रेजिस्टिविटी का। तो अगर यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे हम लोग, तो ये क्या है, जी हमने यहाँ पे लिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी कप्पा की, तो उसका भी यहाँ पर इन्वर्सली होगा 1/रो में। ठीक है, अब रो का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यहाँ से उठा कर रख दीजिएगा। रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन में एल। तो यहाँ पर रखेंगे कप्पा इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल। आपको पता है क्या होगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, कप्पा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर इंटू ए। आपको पता है लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो वहाँ पर 10th में यूज़ करते थे, मीटर यूज़ करते थे, यहाँ क्या करेंगे, सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर, और अपॉन में आर की क्या होती है, ओम, और ए की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सेंटीमीटर से क्या होगा, सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है। 1/ओम को हम क्या बोल सकते हैं, 1/ओम को बोलेंगे हम लोग साइमन। ठीक है, और अपॉन में क्या मिलेगा हमको, सेंटीमीटर। साइमन पर सेंटीमीटर यूनिट थी किसकी, कप्पा की।
ठीक है। इसके हम लोग बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला एक टर्म आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर जो वर्ड है ना, कहाँ से आया पता है आप सभी को? ये आया है मोलरिटी से। अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर इसके पहले वाला पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है तो मोलरिटी से आया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब अगर मैं बात करूँ मोलर कंडक्टिविटी की क्या होगा, डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन बहुत ही सिंपल सा क्लाइन करेंगे हम लोग। द कंडक्टेंस ऑफ वन मोलर इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। द कंडक्टेंस ऑफ वन मोलर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, देखेंगे उसको फिर कभी किसी टर्म पे, ठीक है। यहाँ बात करेंगे मोलर का। बात करें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सबको पता है मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी शो किससे करते हैं? तो उसको शो करते हैं आपका कैप एम से। मोलर कंडक्टिविटी शो करते हैं किससे? कैप एम से। और कैप एम का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम। ये सिर्फ फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो पता ही होगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ऐसे एक टर्म हमारा और है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसको शो करते हैं किससे? तो इसको शो करते हैं कैप ई क्यू से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है रिलेशन की। अगर मैं बात करूँ रिलेशन किसकी? ये दोनों फॉर्मूले को यूज करने वाले इक्वेशन में एक फॉर्मूला लोगों को पता है नॉर्मलिटी एन। नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। या इसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000। और जहाँ पर ये नॉर्मलिटी, इसी नॉर्मलिटी का रखेंगे मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब देखो दोनों टर्म में नीचे क्या है? मोलरिटी आ गया, तो हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3। और हम इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखो डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कैप एम अपॉन में कैप ई इज इक्वल टू, अब कैप एम वाला ऊपर रहेगा ये हमारा, ठीक है। तो इसको ऐसे ऊपर ले देते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम। और जब इस वाले को डिवाइड करेंगे नीचे इक्विवेलेंट वाले को, तो ये ऊपर चला जाएगा। कैसे होगा ये? तो ये पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन में 1000 इंटू कप्पा। अब क्या होगा यहाँ पे? जो कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे काट दो। क्या क्या हमें कॉमन दिख रहा है? तो हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है ये कप्पा, तो कप्पा कट जाएगा, 1000 टू 1000 कट जाएगा, मोलर और मोलरिटी टू मोलरिटी कट जाएगी। क्या बचेगा? जो बचेगा उसको लिख लो,
क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा कैप एम अपॉन में कैप ई, ठीक है। कैप एम अपॉन में कैप ई। अब ऊपर तो क्या बचा, सिर्फ बचा यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा कैप एम इज इक्वल टू कैप ई इंटू वी एफ, वैलेंसी फैक्टर। ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर आपको दिया हो, मान लो मोलरिटी दिया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो आप क्या निकाल लोगे फटाक से उसका, उस कंपाउंड का आपको निकालना है वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर निकाल के फट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। नोट कर लो इसको भी। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में अगर रहेंगे तो इसी क्या है कुछ कंटिन्यू कर देंगे, या फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से रिवीजन करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आपको आया होगा। मेरा नाम राजन जायसवाल है। थैंक यू।